Hello students, welcome to your own channel Apex Knowledge Point. Hope you all are safe in this time and doing well. और आप पढ़ भी रहे होंगे बच्चों। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन क्लास 12 का यूनिट नंबर 10 का, आज हम उसके प्रिपरेशन पे चलेंगे, है ना, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। लास्ट वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हेलो एल्केन होते क्या हैं और हेलो एल्केन का जो क्लासिफिकेशन था, उनके टाइप्स थे, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, इसका फॉर्मूला होता है RX। ये आपका हो गया एल्काइल और ये हैलाइड, इसका जो जनरल नेम होता है एल्काइल हैलाइड। ये हुआ आपका एल्काइल, ये हैलाइड। और X यहाँ पर कौन है? X है FCl Br एंड I, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो बच्चों, कभी आपने इस एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन कभी पढ़ी है? कभी भी आपको देखने को मिला हो कभी भी क्लास 11th में या 12th में? तो आपने, अगर आपको याद होगा तो क्लास 11th में एक चैप्टर था आपका हाइड्रोकार्बन। देयर यू हैव स्टडीड एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। जो सबसे सिंपल सी और सबसे स्टार्टिंग की रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड को बनाने का मेथड क्या? तो वो है आपका हाइड्रोकार्बन से, बाय हाइड्रोकार्बन्स, बाय हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में आप लोग जानते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड विच कंटेन्स इन विच ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो इनमें आपके आते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इनमें से हम एल्केन्स को उठाते हैं। पहले देखते हैं कि एल्केन्स से प्रिपरेशन मीन्स प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय एल्केन्स, ठीक है, एल्केन से बनाते हैं। तो एल्केन जिनका कि सिंपल जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। इसके अगर हम एग्जांपल दें, सबसे सिंपल एग्जांपल उसका CH4 यानी कि C1H4 सबसे सिंपल एग्जांपल है। फर्स्ट एल्केन है, इसको मीथेन बोलते हैं। C2H6 या फिर C3H8 प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इनसे हम कैसे बनाएंगे? RX यानी कि एल्काइल हैलाइड। तो उसका एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हैलोजिनेशन। क्या होता है? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है बच्चों कि अटैक ऑफ हैलोजन ऑन द हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अटैक ऑफ हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ऑन हाइड्रोकार्बन यानी कि ऑन एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यानी अगर हम बात करें तो इसके में अटैक कौन करेगा? तो अटैक करेंगे, अटैकिंग जो होंगे, अटैकिंग रिएजेंट कह लीजिए आप, अटैकिंग रिएजेंट होंगे आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। किस पर करेंगे? तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन होंगे? हाइड्रोकार्बन में एल्केन होंगे, है ना, एल्केन्स। HNu ये क्या है आपकी? ये है सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। एक और बात, जब भी आपके क्वेश्चन में आ जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बिल्कुल आप ये समझ जाइएगा कि आपकी जो रिएक्शन है वो अब होने वाली है फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल बोलते हैं, और फ्री रेडिकल से। कैसी होने वाली है? फ्री रेडिकल, यानी कि उसमें कौन इन्वॉल्व होने वाले हैं? फ्री रेडिकल। बच्चों आपको याद होगा कि क्लास 11th में आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़े थे। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बहुत सारे होते थे, 5 टाइप के थे। उनमें से थे कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन। जिनमें से जो पहले 3 हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं से सारी रिएक्शंस का बेसिस तैयार होता है कि कैसे कोई रिएक्शन फास्टर होगी, स्लो होगी कि नहीं होगी, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट क्या हो गया। तो आप ये देखिए, हम लोग क्या पढ़े? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यानी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कर रहे हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स कर रहे हैं।
और उसमें रिएजेंट कौन, F2Cl2 Br2 I2 कोई भी हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, और सबस्ट्रेट कौन है, एल्केन्स। HNu यानी सनलाइट की प्रेजेंस में तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फ्री रेडिकल, और कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। किस बात के लिए, ये देखिए किस बात के लिए, इसको बहुत ध्यान रखिए। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में अटैकिंग रिएजेंट ये होते हैं, सबस्ट्रेट एल्केन्स होते हैं। एल्केन का फॉर्मूला हमने बता दिया आपको याद भी होगा, क्लास 11th से आ रहे हैं आप लोग। और सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। डन। तो आइए देखते हैं ये बनते कैसे हैं और क्या होता है इसमें आगे। इसको आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हमेशा दिमाग में बनी रहनी चाहिए, ठीक है, कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। आइए आगे चलते हैं। तो देखिए सपोज कि सबसे पहले हम सबसे सिंपल एल्केन लेते हैं, CH4, दैट इज मीथेन। मीथेन पे हम अटैक कराते हैं Cl2 का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखिए क्या होगा, जो इसका एक H है, ठीक है, अभी हमने बोला कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक एटम को हटाएगा कोई दूसरा एटम, तो इसका हाइड्रोजन एटम हटाएगा कौन, क्लोरीन एटम। तो क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकाल लीजिए, HCl, और ठीक है क्या बन जाएगा, CH3Cl, CH3Cl। अच्छा, ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकती, ठीक है, क्योंकि आप कंट्रोल तो कर नहीं रहे, तो फिर से एक बार आप इस HNu से रिएक्शन हो जाती है इसकी, और आप दिखा दीजिए प्लस Cl2, और एक और चीज़ निकल जाती है फिर से HCl। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यानी कि इस Cl ने अपनी बार इस H को ले लिया होगा, तो क्या बनेगा, अब कितने H बचे, एक H हटा दीजिए तो क्या बचा, CH2, और एक Cl बढ़ा दीजिए, क्या बन गया, CH2Cl2, CH2Cl2। अच्छा एक बार और देखिए, फिर रिएक्शन होगी इसकी HNu से और Cl2 के प्रेजेंस में, और क्या निकल जाएगा, HCl फिर निकलेगा, इसका एक Cl इसके H को हटा देगा, क्या बनेगा, CH3। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स आर इंक्रीजिंग व्हाइल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर डिक्रीजिंग। यानी जैसे जैसे आप रिएक्शन को प्रोसीड हो रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और ये तब तक होता रहेगा, आप कहेंगे सर कब तक, तब तक होता रहेगा जब तक कि इसके सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस सब्स्टिट्यूट ना हो जाएं। तो देखिए ये लास्ट हाइड्रोजन है, H हटेगा और Cl आएगा, तो CCl4, ठीक है, CCl4, और ये HCl निकल गया। ये आपका प्रोडक्ट होते हैं। तो एक्चुअली प्रोडक्ट आपका ये नहीं, बल्कि प्रोडक्ट तो आपके बहुत सारे हो गए। आपका ये प्रोडक्ट है, 2 3 4 प्रोडक्ट हैं आपके। यानी कि आपको ये रिएक्शन दी है, ये रिएक्शन ने जो आपको दिया है वो क्या दिया है, मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट दिए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट दिए। तो हमारे लिए ये रिएक्शन, हमारे लिए क्या, किसी भी केमिस्ट के लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है ना। इंपॉर्टेंट मीन्स हुआ कि पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, लेकिन पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे इसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन। अगर हेलोजिनेशन की बात आएगी तो लगभग इसी का बेस बना के पूछे जाते हैं। अगर आप जेईई मेंस की बात करें या नीट की बात करें तो आपसे बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जिसका बेस तो सिंपल होता है ना। जैसे मान लीजिए आपको पूछ लेंगे कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। या फिर इसकी रिएक्शन कंडीशंस क्या होंगी, और रिएक्शन कंडीशन अगर ये हैं तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा, इस टाइप से। तो उसके लिए बेस तैयार करना पड़ेगा हमको। तो देखिए आपको ये रिएक्शन दिख रही है, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन बाय द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा इसको करा क्या जाता है, कैसे फिर आगे होगा, तो ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दे देती है। एक और बात, अगर हम इसकी Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये कहला रहा है कि आपका, अगर हम ये देखें तो इसको बोलेंगे क्लोरीनेशन। क्या है ये, क्लोरीनेशन, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, ब्रोमीनेशन, ब्रोमीनेशन। तो ब्रोमीनेशन जो होगा वो बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे ये हुआ है, प्रोसीड एज द सेम वे, ऐसे ही होगा जैसे ये हुआ है क्लोरीनेशन। लेकिन जो आयोडीनेशन है, आयोडीनेशन वो थोड़ा सा अलग होगा। देखिए क्या होगा उसमें,
सपोज करिए आपने रिएक्शन कराया CH4 से और I2 से, यहाँ पे HNO रिएक्शन करा दीजिए ये सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपका बन जाएगा CH3I और प्लस HI। तो ये रिएक्शन ऐसी होगी, लेकिन होता क्या है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है बच्चों। कैसी हो जाती है? रिवर्सिबल, यानी कि ये किसी भी प्रोडक्ट तक, फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचती नहीं। जैसे ये इधर जाएगी रिएक्शन फॉरवर्ड, वैसे ही बैकवर्ड हो जाएगी। आपने पढ़ भी रखा होगा कंडीशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन कि दे प्रोसीड इन बोथ द वे, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, है ना, विद द सेम स्पीड, एक ही स्पीड से बढ़ती हैं। तो फिर हमारे लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। किस बात के लिए भाई? जैसे मान लीजिए ये है HiO3 या HNO3, ठीक है, इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं किस बात के लिए? कि ये HI को एब्जॉर्ब कर लें, HI को ये एब्जॉर्ब कर लें और क्या छोड़ दें? CH3I। तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं आप क्यों नहीं हो पाएगी? देखिए इतने, ये रिएक्टेंट साइड में CH4 प्लस I2 और इधर है CH3I प्लस HI, ये दोनों ये देते हैं, मतलब ये दोनों मिलके रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो फिर ये रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो यानी कि ये दोनों रिएक्टेंट मिलके ये दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर जब बैकवर्ड रिएक्शन चल रही होगी, अगर हम HI को हटा दें तो ये इससे मिल नहीं पाएगा, यानी कि ये वाली रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन हो नहीं पाएगी। यानी हो नहीं पाएगी, इट मीन्स कि ये रिएक्शन अब कैसी बन जाएगी? इरिवर्सिबल, यानी कि हमको फिर फाइनली CH3I मिल जाएगा। डन हो गई बात। तो ये बात खास थी किसमें? आयोडीनेशन में। आयोडीनेशन में आप कह सकते हैं कि वी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HiO3 आयोडिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड टू मेक द रिएक्शन इरिवर्सिबल। ठीक है, टू मेक द रिएक्शन इरिवर्सिबल बिकॉज दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन आयोडाइड, HI को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस रिएक्शन को क्या बना देते हैं? इरिवर्सिबल। डन। अच्छा, फ्लोरीनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीनेशन जो है इसका, एक मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर ले लीजिए। ठीक है, तो फ्लोरीनेशन यहीं पर देख लेते हैं। फ्लोरीनेशन, तो फ्लोरीनेशन बच्चों क्या होता है? जैसे मान लीजिए इसका कराया CH4 प्लस F2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu और ये रिएक्शन बनेगी मान लीजिए CH3F और प्लस HF, ऐसा बनेगा। तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती। रीज़न क्या है इसका? ये इतनी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है कि इससे रिएक्शन से जितनी भी एनर्जी निकलती है एक तरह से वो जो है ब्लास्ट का रीज़न बनती है, ब्लास्ट की वजह से बनती है, मतलब ब्लास्ट का कारण बन जाती है ना। यानी कि आप इसमें एनर्जी बहुत हाईली एनर्जी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। और अगर ये हाईली एक्सोथर्मिक है तो हमारे लिए किसी काम की नहीं। तो फिर क्या हम एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना पाएंगे? क्या हम एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना पाएंगे? बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, हम फिर इसका एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, सपोज करिए हम ये करते हैं कि CH3Br या CH3Cl, ठीक है, CH3Br या CH3Cl, यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड के साथ हम लोग AgF, SbF, इसी तरह के जो इनऑर्गेनिक रिएजेंट होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करते हैं? ये देखिए, CH3Br AgF लिया तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको AgBr और प्लस CH3F। ये देखिए, यानी कि एक तरह से ये आयन एक्सचेंज मेथड है। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, एक आयन एक्सचेंज मेथड जिसको फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों रिएक्शन है। तो आप कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ किसकी? हाइड्रोजन फ्लोराइड, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड बाई एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड यूजिंग inorganic fluoride is called Schwartz reaction. Preparation of alkyl fluoride by alkyl bromide or alkyl chloride using inorganic fluorides is called Schwartz reaction. क्लियर हो गई बात?
तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में पहला मेथड था, किसे, हेलो एल्केन से, सॉरी एल्केन से। एल्केन से कौन सा मेथड है ये, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में। एक फिर मेथड ये है, कौन सा है, हेलोजिनेशन। क्या है, हेलोजिनेशन। ये हेलोजिनेशन मेथड से इसको हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं। आइए दूसरा पकड़ते हैं हम लोग। हाँ, एक और बात बतानी थी इसमें कि ये इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म हमने बताया था आपको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो सपोज करिए कि अगर मान लीजिए ये है CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस Cl2 H न्यू दे दिया आपको, ठीक है, क्लियर है बात। तो अब प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं, इसके प्रोडक्ट क्या होंगे। एक्चुअली होता है क्या, ये जो क्लोरीन हेलोजिनेशन होता है ये सभी तरह के कंपाउंड बनाता है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी तरह के कार्बन को हेलोजिनाइज करता है, सभी तरह के हाइड्रोजन को हटाता है। देखिए यहाँ पर कितने टाइप के हाइड्रोजन है, ये A और ये A इसलिए दे रहे हैं कि दोनों एक ही प्रकार के हैं, B और B ये दोनों एक ही टाइप के हैं। तो क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, या तो Cl यहाँ पर का H हटाएगा और या तो यहाँ पर का H हटाएगा, तो दोनों बात एक ही है, ठीक है। यानी कि क्या बनेगा, CH2 Cl CH2 CH2 CH3 1 2 3 है ना, 1 2 3 या यहाँ से नंबर नहीं करेंगे क्योंकि क्लोरीन पास में 1 2 3 4 1 क्लोरो ब्यूटेन, या फिर जो क्लोरीन है वो इन दोनों में से किसी एक को हटाएगा, ठीक है। तो CH3 CH Cl CH2 CH3 यानी क्या बनेगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन माइनर होगा, अभी बताया था मैंने, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हमने इसके पहले बताया कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, यानी किस टाइप की रिएक्शन है ये है आपकी फ्री रेडिकल। कैसी है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये डिपेंड करेगी किस पर, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर। तो आपने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ रखी है, पहले से पढ़ रखी है कि फ्री रेडिकल में सबसे जो स्टेबल होता है वो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मेथाइल फ्री रेडिकल। ये आपने पढ़ रखा है, ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, क्लास 11 में पढ़ा था। रीजन बता देता हूँ मैं, 3 डिग्री में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज़्यादा मिलते हैं, 9 मिलते हैं। रीजन क्या बताएंगे आप ऐसे कह सकते हैं कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मेथाइल फ्री रेडिकल। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन मीन्स द फ्री रेडिकल विच गिव मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। 3 डिग्री फ्री रेडिकल गिव मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, दैट्स वाई इट इज मोर स्टेबल। क्लियर होगी बात। यानी सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो स्टेबल होगा, कौन सा होगा, 3 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितने डिग्री वाले आ रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पर जब आपने इसको रिप्लेस किया है यहाँ पर, तो ये 1 डिग्री, देखिए CH2 कार्बन है ना, तो कौन सा है, 1 डिग्री, और ये मिथाइल कार्बन है, ठीक है। तो अब इसमें मिथाइल कम है, 1 डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब कौन स्ट्रांग होगा, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी जो ईल्ड होगी ये डोमिनेट करेगा। डन हो गई बात। और अगर 3 डिग्री 2 डिग्री में मान लीजिए ऐसा कोई आता है, सपोज करिए ये आ गया CH3 CH2 CH हाँ CH2 CH3 यही आता है, प्लस Cl2 और H न्यू के प्रेजेंस में। अब क्या बनेगा, तो अब यहाँ पर कितने टाइप के प्रोटॉन है, यानी कितने टाइप के हाइड्रोजन है, तो ये दोनों तो एक ही टाइप के हैं, ये A और ये A और ये B टाइप का। तो यहाँ पर आपको दो टाइप के कंपाउंड्स मिलेंगे, जब हेलोजिनेशन किसका होगा, इसका, या और जब हेलोजिनेशन किसका होगा, इसका। यानी क्या मिलेगा आपको, Cl CH2 CH2 CH3, या फिर जब हेलोजिनेशन किसका हो जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन का, तो क्या मिलेगा, CH3 CH Cl CH3, ठीक है। तो फिर वही बात आ गई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये है, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते तो यहाँ पर कौन सा फ्री रेडिकल बनता, आपका
ये देखिए यहाँ पर Cl लगा था, कैसे बनता है बॉन्ड, ऐसे बनता है। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करते तो Cl अपना एक ले जाता और CH इस कार्बन के पास अपना आता, तो कौन सा फ्री रेडिकल बनता, 1 डिग्री। यहाँ पर देखिए अगर ये ब्रेक होता तो ये फ्री रेडिकल किसके ऊपर जाता, इसके ऊपर, और ये फ्री रेडिकल यहाँ पर आता, तो कौन सा डिग्री बनता, 2 डिग्री। तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और यहाँ पर कौन सा है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो विच इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो हमने बताया था अभी आपको, ठीक है, 2 डिग्री। मोस्ट ऑब्वियस सी बात है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज स्टेबल देन 1 डिग्री। दैट्स वाई जो इसका ये वाला है ये 55% से ऊपर मिलेगा, इसकी यील्ड ज़्यादा होगी, इसकी यील्ड ज़्यादा होगी, यानी ये जो है आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है बात। तो आप बता लेंगे अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि विच विल बी मेजर प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको, ये दे दिया और ये दे दिया, और आगे पूछे कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो आप बता ले जाएंगे कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। कभी कभी की बात ये होती है कि बहुत सारे, लेकिन हाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने टाइप के प्रोटॉन हो सारे टाइप के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। जितने टाइप के प्रोटॉन हैं कंपाउंड के अंदर, एल्केन के अंदर, सभी टाइप के मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड मिलेंगे, यानी कि एक बार में मोनो हैलोजिनेटेड मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा सभी का, सभी तरह के कंपाउंड मिलेंगे। डन हो गई बात। आइए आगे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन की में प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग हैलोएल्केन की, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन बाई हाइड्रोकार्बन में एल्केन से बन पड़ लिया, बाई एल्केन। अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, बाई एल्कीन्स, बाई एल्कीन्स। एल्कीन्स से हम लोग हैलोएल्केन्स कैसे बनाते हैं। तो एल्कीन्स मान लीजिए सबसे सिंपल एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इससे आप हैलोजन एसिड क्रिएशन करा दीजिए। किसी करा दीजिए, हैलोजन एसिड से। ये देखिए मान लीजिए हमने HBr ये रिएक्शन करा दी, तो हमको मिल गया CH2 के नीचे H और इस CH2 के नीचे Br, यानी कि ये आपको मिल गया CH3 CH2 Br, ये हेलो एल्केन मिल गया। यानी व्हेन, ये इनको क्या बोलेंगे HBr को, हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स। व्हेन हैलोजन एसिड्स रिएक्ट विद एल्कीन दे गिव हैलोएल्केन, दे गिव हैलोएल्केन और एल्काइल हैलाइड। ये तो प्रिपरेशन थी इसकी हैलोएल्केन की। अब देखिए सपोज करिए अगर ये जो एल्कीन है ये तो अभी कैसी दिख रही है आपको, सिमेट्रिकल, कैसी दिख रही है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स आप देखिए डबल बॉन्ड के जिस तरह, अगर डबल बॉन्ड को हम ऐसे करके ब्रेक कर दें तो डबल बॉन्ड के इस तरफ और डबल बॉन्ड के इस तरफ दोनों तरफ एक ही तस्वीर होगी, यानी एक ही जैसे दिखेंगे ना, तो कैसा है, सिमेट्रिकल। सपोज करिए कि अगर असिमेट्रिकल है, कैसी एल्कीन है, असिमेट्रिकल, जैसे मान लीजिए ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हम इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दें तो अब जो एल्कीन के दो पार्ट मिलेंगे वो हमारे अलग अलग होंगे, इधर CH2 मिलेगा, इधर CH3 CH मिलेगा, तो ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसी है, एसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर इस केस में हम एडिशन कराते हैं HBr का तो क्या होगा, तो फिर होता है जो नहीं होना चाहिए, यानी गरीबों को और गरीब बनाने वाला और अमीरों को और अमीर बनाने वाला लॉ लगता है यहाँ पर। यानी कि हाइड्रोजन, यहाँ देखिए HBr है, H प्लस Br माइनस, अगर इस बॉन्ड को तोड़ दें तो एसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, ठीक है। HBr में H उस कार्बन के पास, उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाता है जिस पर H पहले से ही ज़्यादा हो, यानी कि जब एसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो फिर H कहाँ जाएगा, मतलब H यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, Br यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है। तो इसके लिए एक लॉ है, उस लॉ को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। ये आप पढ़ भी चुके हैं क्लास 11th में। ये कहता क्या है, ये कहता है कि इन द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, इन द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स विद द एसिमेट्रिकल एल्कीन, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट समझ रहे हैं आप, हाइड्रोजन ही, the positive part of the reagent goes to that doubly bonded carbon atom which is more hydrogenated, which is more hydrogenated। ये है मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। in addition of hydrogen acid to the symmetrical alkene, the positive part of the reagent that is hydrogen goes to that doubly bonded carbon atom which is more hydrogenated। तो अगर इसको more hydrogenated में भेजेंगे, doubly bonded carbon atom, इसमें मत भेजिएगा, ये doubly bonded carbon atom नहीं है, doubly bonded carbon atom ये है और ये है, तो इस पर जाएगा, यानी क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br और यहाँ पर भी CH2, ठीक है। मोर यानी कि ये H कहाँ पर आया आपका, यहाँ पर, सॉरी ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2
Br, CH Br, ये बनेगा आपका अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर होगी बात। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, इन एडिशन ऑफ एसिमेट्रिकल एल्कीन विद हाइड्रोजन एसिड्स द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच इज मोर हाइड्रोजनेटेड, यानी ये जो H है वो किसके पास आएगा, इस वाले CH2 के पास, तो क्या बन जाएगा CH3, CH के नीचे Br आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसी के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आपने क्लास 11 में भले ही पढ़ा हो तो एक बार फिर देख लीजिए। मान लीजिए अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यही केस हो और किसका हो, HBr हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर हम पेरोक्साइड यूज करें C6H5, ठीक है, CO होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेंजॉइल पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, C6 बेंजॉइल पेरोक्साइड। तो फिर ये कैसे बनता है, तो फिर ईमानदारी की बात हो जाती है। क्या बात हो जाती है, ईमानदारी की, यानी कि अब की बार H वहाँ जाएगा जहाँ पर H की कमी हो, यानी कि अब की बार H कहाँ जाएगा, जहाँ पर H कम हो, यानी इस पर जाएगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide the positive part of the halogen acids goes to that doubly bonded carbon atom of asymmetrical alkene which is less hydrogenated, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, ये वाला CH3, और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इसके पास CH2 Br। ठीक है, इसको बोलते हैं खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर होगी बात, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये तो आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। बात पता है कि क्या है, बात ये है कि ये HCl और HI के साथ नहीं लगता। कौन, खैरेस इफेक्ट, यानी कि आप अगर आप बेंजॉइल पेरोक्साइड भी इस्तेमाल करेंगे तब भी ये स्ट्रेट चेन प्रोडक्ट नहीं देगा, सिर्फ HBr के साथ ही ये खैरेस इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके साथ, ओनली HBr, यानी कि आप ये बोल सकते हैं द खैरेस इफेक्ट ऑब्जर्वेबल ओनली इन केस ऑफ HBr। ये क्वेश्चन आता भी है आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में भी और घुमा फिरा के कॉम्पिटिशन में भी आता है कि वाई द खैरेस इफेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट, ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली विद HBr। तो रीजन क्या है, आपको रीजन बताना है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। जो इसका रीजन होता है, इसका रीजन ये है कि एक्चुअली ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। तो फ्री रेडिकल जो रिएक्शन होती है, भी आप पढ़ लीजिए, इसकी मैकेनिज्म हम लोग क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी इसका सिर्फ आप इसका आंसर देख लीजिए कि वाई खैरेस इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन HBr। तो सिंस इट इज फ्री रेडिकल रिएक्शन इट कंटेन्स 3 स्टेप्स। ठीक है, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। 3 स्टेप होते हैं, आप पहले जानते भी हैं, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। तो जो इसका प्रोपागेशन स्टेप है, ठीक है, इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन, इसमें जो प्रोपागेशन स्टेप है, फिर बताते हैं इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, प्रोपागेशन में फ्री रेडिकल अटैक करते हैं दूसरे स्टेट पे और नए फ्री रेडिकल बनाते हैं, टर्मिनेशन में सारे के सारे फ्री रेडिकल एक साथ जुड़ के नए प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, हमारा इशू वो नहीं है, हमारा इशू ये है कि इसका आंसर देते हैं क्वेश्चन का, हमें पता लगाएं कि ये क्यों HBr पर ही एप्लीकेबल होता है। तो प्रोपागेशन स्टेप जो होता है HBr के साथ एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। बाकी सब के साथ आयोडीन के साथ, यानी कि HI के साथ तो कंप्लीटली एंडोथर्मिक ही होता है, बाकी सब के साथ एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होता है। यहाँ पर क्या, टोटली एक्सोथर्मिक, यानी 2 रिएक्शन होती हैं, दोनों की दोनों रिएक्शन कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक। दैट इज वाई द खैरेस इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल, यानी कि एंटी पेरोक्साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्वेबल ओनली ऑन HBr। सिर्फ HBr के साथ ही एंटी पेरोक्साइड इफेक्ट होता है। डन हो गई बात। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स बाई एल्कीन्स। क्या था, बाई एडिशन ऑफ HBr। एक और मेथड होता है इसका, ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और इसमें जो प्रोपागेशन स्टेप होता है वो HBr के साथ एक्सोथर्मिक होता है। दैट इज वाई द खैरेस इफेक्ट, यानी कि पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू HBr। एक और रिएक्शन होती है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, यानी एल्काइल हैलाइड बनाने की, है ना, with the help of alkene, that is attack of halogen on alkene, attack of halogen, not halogen acids, attack of halogen on alkene, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, या आप ऐसे कह लीजिए कि Br2
इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br, ठीक है। तो देखिए ये ब्रोमीन जो होती है ये ब्राउन कलर की होती है, कैसी होती है, ब्राउन कलर की, डन। तो जब ये ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है तो ये बनता है आपका, ये नाम इसका देख लीजिए 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ये क्या थी आपकी एथीन। तो व्हेन एथीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 इट गिव्स 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो जो ये ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है, ये जब ये बन जाता है प्रोडक्ट तो ये ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। ब्राउन कलर जो है डीकलराइज हो जाता है, डीकलराइजेस, ब्राउन कलर डीकलराइजेस हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो ये पहचान होती है कि यहाँ पर जिस कंपाउंड के साथ हमने Br2 CCl4 को डाला है रिएजेंट को, अगर उसमें ब्राउन कलर इसका डीकलराइज हो जा रहा है ब्रोमीन का, इट मीन्स दैट द कंपाउंड हैव अनसैचुरेशन, यानी इसका मतलब ये होता है कि कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। इसीलिए इस रिएक्शन को अनसैचुरेशन टेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनसैचुरेशन टेस्ट। दिस रिएक्शन यानी व्हेन, अगर आपको चेक करना है कि वेदर एनी कंपाउंड हैव अनसैचुरेशन और नॉट, तो आप उसमें पुट Br2 एंड CCl4 ऑन इट। इफ द ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज डीकलराइजेस इट मीन्स दैट इट हैव अनसैचुरेशन आइदर नॉट, डन। यानी अगर आपको चेक करना है, अनसैचुरेशन चेक करना है, तो आप ब्रोमीन और CCl4 को डालिए उसमें। अगर ब्रोमीन डीकलराइज हो जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, डन। तो ये थी बात हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन विद हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन और एल्कीन से, डन। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो आपको, ठीक है, इसी वीडियो पे के आगे मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।